तो आज की इस वीडियो में हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जानेंगे। तो ऊपर से देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी एक डिप्लॉयड सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, उसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करती है, जो कि एक हैप्लॉइड सेल होगा। परंतु ये प्रोसेस टिपिकल मियोसिस से कुछ अलग भी है और इनफैक्ट मियोसिस इस प्रोसेस का एक सब्सिक्वेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें आती हैं। पहला, स्पर्मेटोगोनिया कुछ इस शेप के होते हैं और स्पर्मेटोजोआ अबाउट कुछ ऐसी शेप के होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक नॉर्मल मियोसिस के अलावा भी एक शेप चेंज प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू स्पर्मेटोजोआ को उनकी कैरेक्टरिस्टिक शेप मिलती है। इसके अलावा एक और नोट करने वाली बात है, स्पर्मेटोगोनिया हमारी बॉडी में एक लाइनिंग की तरह सर्व करते हैं, और जबकि स्पर्मेटोजोआ हमारी बॉडी में एक फ्री स्विमिंग सेल होता है। इसका मतलब एक प्रोसेस ऐसा भी होता है जो स्पर्मेटोजोआ को हमारी बॉडी लाइनिंग से अलग करता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस अपने आप में तीन स्पेशल प्रोसेसेस का कम्बिनेशन है, जो कि जिसमें सबसे पहला भाग मियोसिस का होता है और दूसरा भाग हमारा एक प्रोसेस का होता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, और जो हमारा तीसरा पार्ट है वो होता है स्पर्मिएशन का। नाउ अब हम ये प्रोसेस को या फेजेस को एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे मियोसिस के बारे में। तो ये जानने से पहले कि मियोसिस मेल बॉडी में कैसे होता है, ये जानना ज़रूरी है कि मियोसिस कहाँ होता है। तो एक अडल्ट ह्यूमन मेल बॉडी में मियोसिस प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है, जो कि उसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या टेस्टिस में होता है। अगर मैं इस टेस्टिस का एक सेक्शन कट करूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें मुझे कुछ इस तरीके के सर्कल दिखेंगे और इसके बाहर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी दिखेंगे। जो मुझे ये सर्कल दिख रहे हैं, मैं इन्हें कहता हूँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और जो ये मुझे बाहर जगह दिखती है, इस स्पेस को मैं कहता हूँ इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा और मैग्नीफाई करके देखूँ तो मुझे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे। जो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, उसकी लाइनिंग पे कुछ इस तरीके के मुझे सेल्स दिखेंगे, जो कि जर्माइनल एपिथेलियम कहलाते हैं, और इन्हीं के बीच में मुझे कुछ लंबे से सेल भी दिखेंगे, जिन्हें हम सर्टोली सेल या नर्व सेल कहते हैं। और इसके बाहर मुझे इंटरस्टिशियल स्पेस में भी कुछ तरीके के सेल दिखेंगे, और उसके अलावा मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत कुछ और ग्रेन भी दिखेंगे। तो इसे सबसे पहले लेबल कर लेते हैं। ये होते हैं हमारे इंटरस्टिशियल सेल्स, या इन्हें हम कहते हैं लेरिक सेल्स। और ये जो दिखती हैं हमें इंटरस्टिशियल स्पेस में ये चीज़ें, ये कुछ इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं, या इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स या फैक्टर्स होते हैं। उसके अलावा हमारा जो मेन फोकस है वो इन सेल्स पर है। ये हमारे सेल्स कहलाते हैं जर्माइनल सेल्स, और ये वाले जो सेल्स होते हैं यही कहलाते हैं सर्टोली सेल्स। इसमें एक और बात याद रखनी है, सर्टोली सेल्स को हम नर्व सेल भी कहते हैं, और जर्माइनल सेल ही हमारे स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। ये वही स्पर्मेटोगोनिया है जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो इसमें मज़ेदार बात यह है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया, जो कि हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग बना रहे हैं, यही आगे जाके स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो अब हम स्पर्मेटोगोनिया के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इसकी एक ख़ासियत है, ये अपने आप को माइटोसिस करता रहता है, तो माइटोसिस करके अपना नंबर बनाता रहता है। इसका मतलब
स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस के थ्रू जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग है उसे मेंटेन करता है, और जब तक ये माइटोसिस करता है हम इसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और ये बॉडी का एक सेल माना जाता है। परंतु अगर ये स्पर्मेटोगोनिया अपने आप में मियोसिस इनिशिएट कर लेता है, यानी वो अपने आप को मियोसिस के लिए तैयार करने लगता है, तो उसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहने लगते हैं। इसमें ये बात नोट करने वाली है कि ये एक ही सेल है, बस फ़र्क ये है स्पर्मेटोगोनिया अपने आप को माइटोसिस के थ्रू मेंटेन करता रहता है, और वही स्पर्मेटोगोनिया अगर माइटोसिस ना करके अपने आप में मियोसिस की शुरुआत कर ले तो हम उसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और हाँ, जिस तरह स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड होता है उसी तरह प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड ही होता है। और अब यहाँ से हमारी मियोसिस का असल प्रोसेस शुरू होता है। तो मियोसिस का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि इनिशियली 2n और 2c अमाउंट का होता है, वो अपने आप को S फेज़ में लेकर जाता है और अपने आप को 2n और 4c DNA कंटेंट में रख लेता है। इसका मतलब उसमें क्रोमोसोम नंबर तो पहले जितना ही रहता है, पर वो जेनेटिक मटेरियल को डबल कर लेता है, और ये सीधा सा इंडिकेटर है कि वो अब सेल डिवीज़न की तरफ बढ़ रहा है। और इस वक्त भी हम उसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही कहते हैं। हालांकि जब ये मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेता है तो इसका क्रोमोसोम नंबर तो हाफ हो जाता है, और लेकिन इसका DNA कंटेंट अब भी 2c होता है, वो अपने आप को C में नहीं लेके जा पाता, और इस वाली स्टेज को हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब अगला स्टेप होता है जिसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अपने आप को पूरा हैप्लॉइड कन्वर्ट कर लेता है, यानी उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और उसमें एक ही DNA की कॉपी होती है, और इस टाइम हम इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं स्पर्मेटिड। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना भूल गया कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमें 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देता है, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमें 2 स्पर्मेटिड देता है, यानी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल 4 स्पर्मेटिड मिलते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये मियोसिस का सिंपल सा रूल है, और परंतु ये नंबर वाले क्वेश्चन में आपके बहुत काम आए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमारा जो मियोसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने एक डिप्लॉयड सेल से एक हैप्लॉइड सेल पूरा बना लिया है। और ये जो डिप्लॉयड सेल था वो हमारा स्पर्मेटोगोनिया था, और जो हमारा हैप्लॉइड सेल है वो स्पर्मेटिड है। लेकिन अब भी ये सेल स्पर्मेटोजोआ नहीं कहलाता, क्योंकि इसे अपना एक कैरेक्टरिस्टिक शेप नहीं मिला है। और अब हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ चलेंगे, जिसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये वही प्रोसेस है जिसमें एक स्पर्मेटिड जो कि हैप्लॉइड होता है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है कैरेक्टरिस्टिक स्पर्मेटोजोआ में, जो कि हैप्लॉइड होता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मज़ेदार बात यह है, जो ये स्पर्मेटोजोआ होता है ये फ्री नहीं होता। इसका जो सर होता है वो एक सर्टोली सेल जो हमने ऊपर पढ़े थे उनके अंदर एम्बेडेड होता है। ये चीज़ याद रखने की। स्पर्मियोजेनेसिस में जो हमारा स्पर्मेटिड है वो एक स्पर्म जैसी शेप तो ले लेता है, पर अब भी उसका सर सर्टोली सेल में बना रहता है, और इसी वजह से इसे अब भी हम स्पर्मेटिड ही कहते हैं, लेकिन इसकी शेप कैरेक्टरिस्टिक स्पर्मेटोजोआ वाली हो गई होती है। इसके बाद तीसरा प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं स्पर्मिएशन। ये वो प्रोसेस है जिसके एंड में हमारा जो स्पर्मेटोजोआ, जो कि अभी भी सर्टोली सेल के अंदर अपना हेड एम्बेड किए हुए है, वो अपने आप को फ्री कर लेता है और अपने आप को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अलग कर लेता है, और इसे ही हम एक इंडिपेंडेंट स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। और ये जो स्पर्मिएशन प्रोसेस है ये स्पर्मेटोजेनेसिस का एंड मार्क करता है। हमने अभी ये जान लिया कि हमारी बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, पर हम अभी ये नहीं जान पाए कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों होता है।
और इसका जो एक सीधा सा आंसर है वो है हार्मोनल रीज़न। जी हाँ दोस्तों, हार्मोनल रीज़न। होता ये है कि जब ह्यूमन मेल अराउंड 12 ईयर्स की एज हिट करते हैं तो हमारी बॉडी का जो मास्टर ग्लैंड है यानी कि हाइपोथैलेमस, वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम कहते हैं GnRH या फिर गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फिर जाकर जो बॉडी का एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उस पे वर्क करता है और उसे स्टिमुलेट करता है कि वो गोनेडोट्रोपिन रिलीज़ करे। जो गोनेडोट्रोपिन होते हैं वो दो हार्मोन का कलेक्टिव नेम है। गोनेडोट्रोपिन में एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं FSH और एक होता है जिसे हम कहते हैं LH। FSH स्टैंड करता है फॉर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और जो LH है वो स्टैंड करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए। अब इन हार्मोन की कुछ अपनी स्पेसिफिक टारगेट साइट हैं, जैसे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जाता है और ये एक्ट करता है लेडिक सेल्स पे। लेडिक सेल जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में पाए जाते हैं और उनसे कहता है कि वो एंड्रोजेंस यानी कि मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को निकालें। और ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये फर्दर स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टिमुलेशन करते हैं। स्टिमुलेशन या फिर स्टार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है वो जाके सर्टोली सेल पर एक्ट करता है और उनसे स्पेसिफिक फैक्टर्स रिलीज़ करवाता है, जैसे कि स्पर्म बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि फर्दर स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि एंड्रोजेंस जो कि लेडिक सेल पे एक्ट से निकलते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को, पर जो फैक्टर सर्टोली सेल से निकलते हैं वो इन टर्न एक स्पर्मेटोजेनेसिस का एंड की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि स्पर्मियोजेनेसिस के बाद ही एक बॉडी स्पर्म को रिलीज़ कर सकती है। इसीलिए इन शॉर्ट एंड्रोजेंस स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का और सर्टोली सेल के द्वारा रिलीज़ किए हुए फैक्टर स्पर्मियोजेनेसिस का स्टार्ट करते हैं, जो कि अपने आप में स्पर्मेटोजेनेसिस का एंड को मार्क करता है। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोसेस क्लियर हुआ होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है एंड या थैंक यू फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।